हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस की क्लासेस चल रही थी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे। जो प्रीवियस वीडियो थी, हमने उसमें पढ़ा था कि जो री इंश्योरेंस होता है क्या रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आप सबने वीडियो देखी हो। अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी है, इसमें सारी वीडियोज हैं आपकी, सारे चैप्टर्स की। देख लीजिएगा, काफी अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका लाइफ इंश्योरेंस। इस वीडियो में आपके लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सारी चीजें रहेंगी और पॉलिसीज क्या क्या होती हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक किया करिए। आप लोग देखते हैं लाइक नहीं करते, तो लाइक कर दिया करिए, लाइक में तो कुछ लगता नहीं है। और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दिया करिए। आइए शुरू करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही आज के टाइम में तो बहुत कॉमन वर्ड हो चुका है। आप सबने इसके बारे में सुना होगा। इतना ज़्यादा टीवी पर ऐड भी बार बार आता है लाइफ इंश्योरेंस का कि आप लोगों ने बहुत ही सुन रखा होगा। तो क्या है लाइफ इंश्योरेंस? तो नाम से ही क्लियर है, इंश्योरेंस तो आपको पता ही है। तो जो जीवन से रिलेटेड कराया जाता है, लाइफ का कराया जाता है, तो वो लाइफ इंश्योरेंस कहलाता है। क्या आवश्यकता है? क्वेश्चन ये उठता है कि जीवन बीमा की आवश्यकता ही क्यों आती है। आज के टाइम में देखिए, पहले के टाइम तो ये था कि एक माना जाता था कि 70 80 90 के करीब की किसी की एज हो गई है तो हाँ, उसका टाइम ये रहता है कि डेथ का टाइम है या वो बीमार हो गया। लेकिन अब अगर हम बात करें तब तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता किसी की भी उसके लिए कि किसकी कब लाइफ क्या रहेगी। एक्सीडेंट होना या कोई भी बहुत से रीजंस होते हैं, बीमारियां हैं 50 तरह की। तो कोई भी रीजन हो सकता है। जैसे कभी कोविड टाइमिंग ही आया था कि कितने ऐसे लोग थे जिनकी एज भी नहीं थी, कोई टाइम भी नहीं था, ना कोई बीमारी थी, लेकिन कोविड की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो कुछ भी आज के टाइम में नहीं कहा जा सकता किसी की भी लाइफ के लिए कि किसकी जिंदगी कितनी है, कितनी लाइफ उसकी रहेगी। तो आज के टाइम में जीवन बीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं इम्पोर्टेंट होता बल्कि आपकी जो फैमिली होती है आपके पीछे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि अगर अचानक से किसी की कभी भी डेथ हो जा रही है तो उसकी फैमिली बिल्कुल ये हो जाता है ना कि कोई है ही नहीं आसपास जो सपोर्ट कर सके। तो लाइफ इंश्योरेंस वहाँ पर क्या करता है, जितनी भी राशि का आपने कराया होगा वो आपको पॉलिसी से वो राशि मिल जाती है। तो एक आपके पास से बहुत बड़ा कहेंगे ना, वैसे तो किसी की जिंदगी को आप पैसों में नहीं तोड़ सकते, मेजर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है वो लाइफ इंश्योरेंस से मिली हुई राशि। और बहुत ही ज़रूरी होती है लाइफ को चलाने के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति तो नहीं लौट सकता, लेकिन उसकी जो भी धनराशि है उससे आपको आगे की लाइफ में जीना आसान हो जाता है, थोड़ा सा स्टैब्लिश होने में हेल्पफुल होती है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही आवश्यक है। यही आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये चीज़ समझाई गई है कि क्यों इम्पोर्टेंट है। आइए अब आते हैं, तो बात हो गई आवश्यकता की कि क्यों आवश्यक है। तो इसको अलग अलग कॉन्सेप्ट में देखा जाता है। कभी कभी हम इसको क्योंकि एक तो बात ये हो गई कि जीवन सुरक्षा साधन के रूप में हम देख रहे हैं अपने, ये जो सुरक्षा साधन पहला पॉइंट। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप जो राशि देते हैं, प्रीमियम जमा कर रहे हैं, तो आप एक तरह से अपनी जो भी बचतें होती हैं उसको इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कहीं जानी नहीं है। जितने भी टाइम का आपने कराया है, जैसे 5 साल का, 10 साल का, तो 10 साल बाद भी आपको पूरी राशि वापस मिल जानी है। तो वो कहीं आपका चला नहीं जाता अमाउंट, जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी ही पास रहता है। फिर आ रहा है निवेशक संस्था के रूप में। तो क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस है, आपको पता ही होगा, LIC सबसे बड़ा क्योंकि सदन है, कॉर्पोरेशन है, जीवन बीमा निगम, जो ये काम ही कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सी संस्थाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं जो इससे तरह ही एक काम कर रही है। तो एक संस्था के इंस्टीट्यूशन के रूप में भी ये व्यवसाय चल रहा है। फिर आ जाता है अन्य रूपों में, तो अभी इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आइए, पहला पॉइंट है सुरक्षा साधन के रूप में जीवन बीमा। तो किस तरह की सुरक्षा होती है? तो पहली तो हो गई पारिवारिक सुरक्षा, कि जिस भी व्यक्ति का लाइफ इंश्योरेंस है उसकी डेथ के बाद जो भी उसका परिवार होता है उसको सुरक्षा मिल जाती है। किस तरह की? फाइनेंशियली। और कोई तो नहीं दे पाएगा, लेकिन फाइनेंशियली एक कवरेज मिल जाता है, जो कि आज के टाइम में आप चाहे जो भी कहिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आ जाता है संतान हेतु व्यवस्था, कि जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, कि एजुकेशन के लिए भी कुछ पैसे जो चाहिए होते हैं वो आपको पूरा जो एक साथ पॉलिसी की राशि मिल जाती है, तो आप उसको भी फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको मिल जाए, या और भी कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर लड़कियां हैं तो उनकी मैरिज के लिए, जैसे कि यहाँ पर बता रखा है
कि बच्चों की उच्च शिक्षा या फिर कन्या के विवाह का जब समय आता है तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा धनराशि की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आज के टाइम में एजुकेशन आसान नहीं रह गया है। छोटे बच्चों की भी अगर बात करें, अगर आप अच्छे स्कूल से पढ़ा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फीस पड़ रही है। डिग्री कॉलेजेस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा, और अगर अच्छे आप लेवल पे जा रहे हैं तो एजुकेशन इस टाइम बहुत बड़ा बिज़नेस बन चुका है। बहुत ज़्यादा पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। अगर आप कोई प्रोफ़ेशनल कोर्स करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। कोचिंग, इनफैक्ट आप सिर्फ़ कोचिंग्स ही कर रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फ़ीस वहाँ पर देनी पड़ रही है। अगर आप लोग कर रहे होंगे कोचिंग्स तो आपको पता होगा कि यहाँ पर तो मैं आप लोग को फ्री प्रोवाइड करा रही हूँ वीडियोज़। जो बच्चे कोचिंग कर रहे होते हैं, उनको भी अच्छी खासी फ़ीस वहाँ पर देनी पड़ रही है। तो वो ऐसे सिचुएशन में वहाँ पर ये चीज़ जो होगी, एक पॉलिसी की राशि आपके लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं साधन बन जाती है, हेल्पफुल हो जाती है। फिर आ जाता है वृद्धावस्था की व्यवस्था, कि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया है, जिस भी इससे कराया था कि जैसे मृत्यु हो जाती है तो मिल जाती है, लेकिन एक इसकी मैच्योरिटी पीरियड भी होता है। उस टाइमिंग तक अगर आपको कुछ नहीं होता है तो उसकी जो पॉलिसी की राशि मिल रही है वो आपके लिए आपके ओल्ड एज का एक बहुत बड़ा बेनिफिट बन जाएगी, कि वहाँ पर आप उस धनराशि को इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है उससे आपकी आसानी से लाइफ चलती रहती है। व्यावसायिक सुरक्षा भी हो जाती है, कि बीमा केवल जीवन का तो नहीं कराया जाता ना, संपत्ति का भी कराया जाता है, एसेट्स का भी कराया जाता है, तो व्यवसाय के लिए भी सुरक्षा बन जाती है। कैसे, तो मैं आपको वो समझा चुकी हूँ कई तरह से। फिर आ जाता है संपदा कर की व्यवस्था। संपदा कर क्या होता है? वेल्थ टैक्स जिसे कहा जाता है, कि सरकार अपने राजस्व के लिए संपदा कर भी लगाती है। ये संपदा कर मृतक की चल अचल संपत्ति पर उत्तराधिकारियों में बंटने के पहले ही वसूल कर लिया जाता है। यानी कि जो भी उत्तराधिकारी होते हैं, जैसे कि जिसकी भी ऐसा है मेन प्रॉपर्टी, उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको ट्रांसफर की जाती है, लेकिन ट्रांसफर करने से पहले ही वेल्थ टैक्स भी ले लिया जाता है। तो संपत्ति कर क्या है? तो आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा होगा, तो संपत्ति कर जो होता है वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स ही होता है, प्रत्यक्ष कर होता है। तो ये तो हो गया जीवन बीमा एक सुरक्षा साधन के रूप में। दूसरा आ जाता है जीवन बीमा बनाम धन संचय, कि जो भी लाइफ इंश्योरेंस होता है आप करा रहे हैं तो वहाँ पर आप धन का संचय भी कर रहे होते हैं। आप बचत करेंगे, सेविंग्स करेंगे, तभी तो प्रीमियम की राशि को जमा करेंगे। तो यहाँ पर धन संचय का पैसों को सेव करके रखने का भी एक साधन के रूप में हो जाता है जीवन बीमा। कि यदि नियमित रूप से बचत करके धन का संचय करते रहा जाए तब जीवन बीमा से लाभ क्या है? तो क्या लाभ होगा? एक बात ये आती है कि आप बैंक में भी तो रख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने की क्या ज़रूरत है? बैंक में भी तो पैसा रखा जा सकता है, जो भी आपकी सेविंग्स हो रही हैं उसको आप बैंक में रख दीजिए, मत आप जीवन बीमा पॉलिसी लीजिए, प्रीमियम लीजिए। तो एक चीज़ ये होती है कि जब तक आपने जैसे कि 10 साल का जीवन बीमा लिया गया है और 10 साल के लिए अगर हम कहें कि आपने बैंक में आप पैसे भी जमा कर रहे हैं, 3 साल तक आपने जमा किया, उसके बाद आपकी डेथ हो गई, तो बैंक में वो 3 साल तक ही अमाउंट रहेगी आपकी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और 3 साल पर ही आपकी मृत्यु हो जाती है, तो जो पॉलिसी की पूरी राशि होगी वो आपको मिल जाएगी। तो ये बेनिफिट होता है, इस वजह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। तो ये हो गया जीवन बीमा बनाम धन संचय। फिर आ जाता है निवेश के रूप में जीवन बीमा। इन्वेस्टमेंट के रूप में होता है, तो निवेश के रूप में अगर हम बात करें कि इसमें सुरक्षा का तत्व तो है ही, साथ-साथ इन्वेस्टमेंट का तत्व भी है। इन्वेस्टमेंट कैसे रहती है? सुरक्षा तो ये रहता है कि अगर उस अवधि के अंदर कोई हानि पहुँचती है तो बेनिफिट मिल जाता है आपको, पॉलिसी की राशि मिल जाती है। इन्वेस्टमेंट में ये रहता है कि उतने टाइम तक आपने अपने जो भी अमाउंट था उसको इन्वेस्ट करके भी आप रख सकते हैं, तो वहाँ पर बेनिफिट ये रहेगा कि आप जो भी अमाउंट को प्रीमियम की राशि के तौर पर जो संस्थाएँ होती हैं उनके पास जमा करते हैं, तो वो छोटी-छोटी राशियों को एकत्र करके क्या करती हैं, बड़े पैमाने पर जो बिज़नेस जो लोग कर रहे होते हैं उनको लोन के तौर पर दे रही होती हैं। तो वहाँ पर क्या रहेगा कि आपकी जो बचतें हैं या आपकी जो प्रीमियम की राशि है वो बड़ी उसमें इन्वेस्ट होती है, तो जिससे कि जो संस्था होती है उसको भी इंटरेस्ट मिलता है और आपको भी लाभ होता है। लेकिन आप अगर टाइम से करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। बैंक में भी आप पैसे को जमा करते हैं तो बैंक भी इसी कार्य को करता है कि आपकी जमाओं को एकत्रित करके बड़े जो लोग उद्यमी होते हैं उनको क्या करता है, ऋण के तौर पर देता है। तो वही चीज़ जो रहती है कि प्रारंभिक अनेक वर्षों तक इस प्रीमियम की जो रकम बीमा की वार्षिक लागत से क्या होती है, अधिक होती है। इस अधिक रकम की एक निधि निर्मित हो जाती है, एक फंड बन जाता है, जिससे बीमा संस्था क्या करेगी, निवेश कर देती है और उससे उत्तरोत्तर निवेश करती रहती है, तो जो अमाउंट होता है वो कैपिटलाइज़ होता रहता है, बढ़ता रहता है।
यही निधि क्या होती है, जिसे जीवन निधि यानी कि लाइफ फंड कहते हैं, और जीवन बीमा के निवेश तत्व का आधार मानी जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निवेश क्या रहता है या किस तरह से आपको उसका बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे एक और पॉइंट उन्होंने बताया है कि निवेश के रूप में जीवन बीमा एक उत्तम कोटि की जोखिम रहित प्रतिभूति है, सिक्योरिटी की तरह हो जाता है। इसकी प्रतिभूति पर ऋण भी लिया जा सकता है। इस संपत्ति को अंतरित ट्रांसफर भी किया जा सकता है। साथ ही जीवन बीमा के लिए दिए गए प्रीमियमों पर एक निश्चित सीमा तक आपको इनकम टैक्स से छूट भी मिलती है। कौन सी धारा के अंदर मिलती है? तो सेक्शन आपका सी है, जो धाराएं दे रखी थी 80C से 80U तक की, तो उसमें 80C सेक्शन जो है वहां पर आपको जीवन बीमा प्रीमियम की 1,50,000 1,50,000 तक की छूट भी मिलती है आपकी इनकम से। यानी 1,50,000 तक अगर आप देंगे तो प्रीमियम की राशि दे रहे हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं दे, उस पर छूट मिल जाएगी, आपको 1,50,000 तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए क्या माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है। और बहुत से लोग इस पर्पज से भी लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं या जो अच्छी बड़ी कंपनियों में है, जो टैक्स पे कर रहे हैं इनकम टैक्स, तो वो लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं कि इतनी अमाउंट उनका उनका तो निवेश हो जाता है और दूसरा टैक्स से भी छूट मिल जाती है। फिर आ जाएगा निवेशक संस्था के रूप में जीवन बीमा। जो संस्थाएं हैं यहाँ पर बात आ रही है, क्योंकि एक पक्ष तो हो गया व्यक्ति का जो करवा रहा है, दूसरा पक्ष संस्था है जो कर रही है बीमा को, तो उस पक्ष में भी तो कुछ लाभ होंगे। क्या होते हैं? निवेश करने वाली विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में जीवन बीमा संस्थाएं भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जीवन बीमा के कारोबार से संस्थाएं प्रीमियम के रूप में लाखों बीमादारों की बचतों को एकत्र करेंगी और उन्हें विकास कार्यक्रमों तथा अन्य उत्पादक क्षेत्रों में क्या करती हैं? निवेश कर देती हैं। इस प्रकार जीवन बीमा पूंजी का निर्माण करने का भी एक साधन होता है। तो और जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको भी आसानी से जो पैसे होते हैं, मनी होती है, वो प्रोवाइड हो जाती है और उससे इंटरेस्ट वो देता है, तो जो संस्था होती है उसको भी प्रॉफिट होता है। तो ये रीजन हो जाता है, जो निवेशक संस्थाएं होती हैं वो जीवन बीमा का काम करती हैं। एक तरह समझ लीजिए मेडेरी होती हैं, एक मध्यस्थ की तरह ही कार्य कर रही होती हैं ये भी। अब आ जाते हैं कि कुछ अन्य लाभ भी हैं। क्या है अन्य लाभ? कार्यक्षमता। कार्यक्षमता क्या है? क्योंकि जो व्यक्ति है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो बहुत हद तक वो अपने फ्यूचर को लेकर सिक्योर हो जाता है, तो फ्री होकर के अपना काम करता है, जिससे कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फिर आएगा मित्रता और बचत को बढ़ावा मिलता है, सामाजिक लाभ भी होता है। तो ये 3 अन्य लाभ में आ जाएंगे, तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जीवन बीमा क्यों आवश्यक है या उससे क्या लाभ होते हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में बनेगा कि जीवन बीमा क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है आपको समझ में आ गया होगा, क्या क्या लाभ होते हैं, किसके क्षेत्रों में होता है, तो ये भी आपने समझ लिया। अब आइए देखते हैं कि जीवन बीमा, क्योंकि ये भी एक संविदा है, एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले तो उन्होंने डेफिनेशन दे रखी है कि जीवन बीमा वह संविदा है जिसमें एक पक्षकार यानी कि जो बीमादाता है, दूसरे पक्षकार यानी कि बीमादार को एक निश्चित प्रतिफल प्रीमियम के बदले में बीमादार की मृत्यु होने या निश्चित अवधि बीतने पर बीमादार अथवा उसके द्वारा नियत व्यक्ति को बीमित राशि देने का दायित्व ग्रहण करता है। तो यहाँ पर एक पक्ष क्या है? जो बीमादाता है, और दूसरा पक्ष कौन है? जो बीमादार है। और जहाँ इसमें प्रिंसिपल कंसिडरेशन क्या रहता है? वो रहेगा आपका प्रीमियम की राशि जो होती है उसके बदले में जो एक निर्धारित अवधि, एक मैच्योरिटी टाइम रहता है इसमें, उस अवधि के बीत जाने के बाद या फिर पहले ही अगर उसकी मृत्यु हो जा रही है तो उसको मृत्यु हो जाने पर जो भी व्यक्ति होगा, जिसको भी नॉमिनी बनाया गया होगा, उसको वो राशि दे देता है। ये हो जाएगा आपका, यही एक तरह का एक एग्रीमेंट होता है। अब इसके क्या वैधानिक नियम हैं? तो जो आपके एक एक्ट है भारतीय संविदा अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसके अंतर्गत एक वैध बीमा में जो भी विशेषताएं होती वो सब होनी चाहिए। क्या होती हैं? सबसे पहले प्रस्ताव करेगा, प्रतिस्थापना जिसे बोलते हैं, प्रस्थापना जिसे बोलते हैं प्रपोजल। प्रपोजल रखा जाएगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष रखेगा कि वो करना चाहता है बीमा की नहीं, दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? उसको एक्सेप्टेंस देगा, प्रतिग्रहण या फिर स्वीकृति देगा। फिर आ जाएगा, अगर सभी बातें दोनों लोग सहमत होते हैं सारी शर्तों के साथ, तो क्या होगा? तो सहमति, फ्री कंसेंट होना चाहिए, किसी भी पक्ष पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि अगर लीगल कॉम्पिटेंस होगा, दोनों पक्षकार ऐसी चीज पर सहमत हो रहे हैं जो पूरी तरह से लीगली है, सही है, तो उसके बाद क्या होगा? उस संविदा का उद्देश्य और प्रतिफल कंसिडरेशन भी विधिपूर्ण होना चाहिए। तो आपस में क्या होगा? एक ठहराव बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा, और वो एग्रीमेंट पूरी तरह से जब सही होगा उसको परिवर्तनीय कराया जा सकता है, इन्फोर्स कराया जा सकता है, और क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड हो रहा है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा।
अब इसमें कुछ और पॉइंट उन्होंने कहे हैं कि इसमें 2 नियम उल्लेखनीय हैं, ये मैं पहले भी आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है और साथ ही जो परम सद्भाव संबंधी नियम है, ये दोनों आपको मैंने जो सिद्धांत थे वहाँ पर पढ़ाया था। आइए ब्रीफ में देख लेते हैं। बीमा योग्य हित क्या होता है कि ये निश्चित होता है कि कोई व्यक्ति किसका जीवन बीमा करा सकता है। नियम यह है कि जिस जीवन का बीमा कराया जाना हो उसमें बीमा कराते समय बीमादार का बीमा योग्य हित मौजूद रहना चाहिए। जीवन में बीमा योग्य हित का अर्थ हो जाता है कि उस जीवन के कायम रहने से बीमा कराने वाले का हित होना और उसके समाप्त होने से अहित या आर्थिक हानि होना। मतलब कहने का ये है कि जिसके लिए भी बीमा कराया जा रहा है उसके लिए जीवन जो होगा अमूल्य होता है, क्योंकि तो उसके लिए बीमा कराया जाना जिससे कि उसके जीवन की हानि ना हो। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ रहती है एक पॉइंट कि जीवन हो बीमा जो होता है वो मृत्यु से रिलेटेड होता है वहाँ पर, तो हानि होना ना होना तो यहाँ पर फ्यूचर के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, अनप्रडिक्टेबल है। तो उसी के क्षतिपूर्ति की राशि जो हो जाती है वो उसको कंपनसेशन हो जाएगी। पहला पॉइंट है इसमें अपना जीवन। प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं अपने जीवन में असीमित बीमा योग्य हित होता है। जाहिर सी बात है हर व्यक्ति के लिए अपना जीवन बहुत ही अमूल्य रहता है, इम्पोर्टेंट होता है, तो असीमित होगा, अनलिमिटेड होता है। तो वो व्यक्ति क्या होता है जीवन का सामर्थ्य अनुसार किसी भी रकम का बीमा करा सकता है, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे अलग अलग रकमों के बीमे होते हैं कि कितने के लिए आप लेना चाह रहे हैं पॉलिसी को, कितने अवधि की लेना चाह रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि कितनी एज है उस व्यक्ति की, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। पति पत्नी का जीवन, यहाँ पर यह है कि पति का अपनी पत्नी के जीवन में और पत्नी का अपने पति के जीवन में असीमित बीमा योग्य तो होता है, क्योंकि मोस्टली जो नॉमिनी होते हैं तो बच्चों को बनाया जाता है, या फिर जो वाइफ होगी तो हस्बैंड का होगा, हस्बैंड होता है तो वाइफ को बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक दूसरे के जीवन में काफ़ी बीमा योग्य होता है दोनों का ही। अन्य व्यक्तियों का भी कराया जा सकता है। उसके बाद जो परम सद्भाव है, अटमोस्ट गुड फेथ है, इसमें क्या रहेगा कि बीमा परम सद्भाव पर आधारित संविदा है, अतः जीवन बीमा में प्रस्तावित जीवन के संबंध में बीमादाता के समक्ष उन समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को जो जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं पूर्ण रूपेण प्रकट कर देना प्रस्तावक का कर्तव्य है। बीमा कराते समय प्रस्तावित जीवन के संबंध में सभी आवश्यक तथ्यों का पूर्ण प्रकटन, फुल डिस्क्लोजर परम सद्भाव के सिद्धांत का पालन करने में अनिवार्य शर्त है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सही करेक्टली सामने रखी जानी चाहिए प्रस्तावक के द्वारा। जो भी प्रस्ताव कर रहा है कि मैं अपने जीवन का बीमा कराना चाहता हूँ उसके द्वारा सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली रखनी जानी चाहिए। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि जन्म तिथि है, स्वास्थ्य से संबंधित है, उनकी क्या बिजनेस है, कि कुछ बिजनेस ज़्यादा रिस्की होते हैं कुछ नहीं होते हैं, आदतें हैबिट्स कैसी हैं, परिवार से संबंधित अन्य जो भी विवरण होते हैं वो सारे करेक्टली देने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो कंपनी बीमा कर रही है वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उसके लिए जानना। तो यही हो जाएगा आपका परम सद्भाव का सिद्धांत। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि जीवन बीमा जो होता है किस तरह का होता है और कैसे होता है। अब एक क्वेश्चन इसमें और बहुत आता है कि प्रक्रिया क्या रहती है, प्रोसीजर्स फॉर इफेक्टिंग लाइफ इंश्योरेंस। देखिए बुक में आपका सिलेबस बहुत दे रखा होता है, जिस भी बुक से मैं पढ़ा रही हूँ ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें दे रखी, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है, अलग अलग राइटर्स जो होते हैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देते हैं, तो वहाँ पर सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एग्जाम में आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठा करके देखिएगा, एक पैटर्न होता है उससे पेपर आता है, तो वहाँ पर आपके लिए चैप्टर में दी गई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। तो मैं भी कोशिश कर लूँगी आप लोगों को वही चीज़ें पढ़ाने की जो इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जिससे कि आप लोग का टाइम भी वेस्ट ना हो, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकें। यहाँ पर क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया होती, कैसे किया जाता है। तो प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव पत्र तैयार होगा, डॉक्टरी जांच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेडिकल यहाँ पर वो करवाया जाएगा और रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जो एजेंट, आपको पता ही होगा कि इन सब एजेंट बहुत ज़्यादा एजेंट के रूप में इस व्यवसाय को बहुत फैला हुआ है, तो एजेंट की रिपोर्ट तैयार करना और उसे प्रस्ताव पत्र डॉक्टर रिपोर्ट के साथ जो बीमा कंपनी होगी उसके ऑफिस भेजा जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और अगर प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य होता है तो कंपनी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाएगा और बीमा का आरंभ तथा बीमा पॉलिसी को जारी किया जाना। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, इसी को डिटेल में भी इन्होंने समझाया हुआ है, तो वहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन 5 ये 6 पॉइंट हैं यही इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।